हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में यहाँ से तो निश्चित ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण दोस्तों हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पे, केवल अवतल दर्पण पे, केवल उत्तल दर्पण पे, सभी परावर्तक पृष्ठ पर। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका सभी परावर्तक पृष्ठ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और परावर्तन के नियम दोस्तों आपका दो नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वह वक्रता त्रिज्या के हमेशा आधी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों एफ इज इक्वल टू होता है r/2। ठीक है, जो फोकस होता है वह हमेशा त्रिज्या का आधा होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? तो जो वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों वह फोकस दूरी की हमेशा दोगुनी होती है। ठीक है, r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, r इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r/2। ये दोनों फार्मूला को फ्रेंड्स आपको याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित आपका सवाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए f इज इक्वल टू होता है क्या? r/2। ठीक है, फोकस जो होता है वह हमेशा त्रिज्या का आधा होता है। आपका त्रिज्या दिया हुआ है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, अगर इसको 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको सूत्र को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों जब जो बिंब C पर रखा गया है दोस्तों तो वह प्रतिबिंब जो है वह C पर ही बनेगा। देखिए दोस्तों ये आपका हो गया अवतल दर्पण, इसको कहा जाता है ध्रुव पोल। ठीक है, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष और इसको कहा जाता है दोस्तों फोकस। ठीक है, फोकस सर, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र C। अगर बिंब को आप यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, ठीक है, सॉरी दोस्तों, अगर बीम को आप यहीं पे रखेंगे, C पर रखेंगे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वह यहीं पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु का बराबर बनेगा। ठीक है, अगर C पर रखते हैं बिंब को तो वस्तु का बराबर बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, आभासी और काल्पनिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर परिवलयक दर्पण? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जो वाहनों को साइड मिरर में जो लगा हुआ होता है दोस्तों वो आपका उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। ठीक है, जिससे हम लोग पीछे की सारी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण दोस्तों हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, जिसकी वजह से हम लोग पीछे की सारी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों ही फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस संभवतः होगा। दोस्तों -15 है। ठीक है, -15 का मतलब हो जाएगा दोनों अवतल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस में रहता, ठीक है दोस्तों, माइनस का चिन्ह नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ 45 रहता, मतलब 15 रहता प्लस में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, माइनस में रहेगा दोस्तों तो अवतल दर्पण और प्लस में रहेगा तो उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो इसका सूत्र होता है दोस्तों P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला को भी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इससे भी संबंधित आपका एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस का आवर्धन व्यंजक लिखे। ठीक है, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, m इज इक्वल टू वी बाई यू। ठीक है, m इज इक्वल टू वी बाई यू। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे दोस्तों दर्पण का आवर्धन, ठीक है, दर्पण का आवर्धन, तो दर्पण का हो जाएगा दोस्तों माइनस वी बाई यू। ठीक है, दर्पण का माइनस वी बाई यू और लेंस का हो जाएगा वी बाई यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये दोस्तों बहुत ही फेमस सवाल है, ये आपके प्रीवियस ईयर ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह आपस में आदान प्रदान करते हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, तो द्विविस्थापन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की किस नियम के आधार पर किया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित जो है वह किस नियम के आधार पर किया जाता है, डाल्टन के नियम, अवगाद्रो का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार जो रासायनिक अभिक्रिया होता है दोस्तों उसको संतुलित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उपचयन में, ठीक है, उपचयन में, तो उपचयन में दोस्तों हमेशा ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे अपचयन, ठीक है, तो अपचयन में आपका हमेशा ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी और उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, ये दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपका एक सवाल एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में होता है, X का नाम क्या है। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है CaOH2। ठीक है, यहाँ पे आपका दोस्तों सूत्र भी पूछ सकता है, तो इसका सूत्र जो होता है CaOH होल 2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है। यहाँ पे दोस्तों आपका पूछा जा सकता है कि पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में होता है, तो X का नाम बताइए। यहाँ पे तो आपका लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपका सूत्र भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सूत्र को आपको याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, धातु की ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो धातु की जो प्रकृति होती है दोस्तों वह हमेशा अम्लीय होती है। ठीक है, अम्लीय। अगर आ धातु पूछे दोस्तों तो आ धातु का क्षारीय होता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। ठीक है, धातु का जो ऑक्साइड होगा दोस्तों वह क्षारीय होता है और आ धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय और आ धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया चित्र दर्शाता है, ठीक है, ये जो आपका चित्र दिखा रहा है दोस्तों यह कैसा दिख रहा है। ठीक है, जल की बर्बादी को रोका जाए, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, धूम्रपान से बचने, भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। अगला प्रश्न देखिए, क्षारक जो है वह जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, OH माइनस आयन। ठीक है, OH माइनस आयन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि अम्ल जो है जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, तो अम्ल जो देता है दोस्तों वह H+ आयन देता है। ठीक है, अम्ल देता है H+ आयन और जो क्षारक देता है दोस्तों वह OH माइनस आयन देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 22वां नंबर, क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है NaOH2। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों NaOH। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अगला प्रश्न देखिए, एक पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक पदार्थ जो जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है, जो जल में दोस्तों घुलनशील नहीं है तो हो जाता क्षारक। ठीक है, जल में यहाँ पे घुलनशील है दोस्तों तो हो जाएगा क्षार, अगर रहता घुलनशील नहीं है तो हो जाता क्षारक। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पी का मान वाले वर्षा के अम्लीय वर्षा कहेंगे? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पी मान वाले वर्षा की अम्लीय वर्षा कहेंगे? 6, 5, 6.4, 7, ये सभी दोस्तों गलत हैं। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.4। ठीक है, 5.4 से अगर कम होती है दोस्तों तो वो आपका अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो अम्लीय का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह 5.4 होता है। ठीक है, 5.4। अगला प्रश्न देखिए, किस अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सी है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों धमनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स कि रक्त वाहिकाएं जो पूरे शरीर से, ठीक है, पूरे शरीर से हृदय तक रक्त को ले जाती है, ठीक है, पूरे शरीर से जो रक्त होता है दोस्तों उसको अगर जो हृदय तक ले जाती है, ठीक है, हृदय तक, तो जो वो हो जाएगा फ्रेंड्स शिरा। ठीक है, शिरा हो जाएगा। पूरा शरीर से जो रक्त ले जाया जाता है दोस्तों वह शिरा के द्वारा हृदय तक ले लाया जाता है। ठीक है, और हृदय से पूरा शरीर तक जो पहुंचाया जाता है दोस्तों वो आपका धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है दोनों क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखिए, कोई अंग, ठीक है, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन सा मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अमाशय की आंतरिक स्तर पर अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्लेष्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो जो क्षुद्रांत है दोस्तों वह सबसे लंबा जो होता है वह गाय का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे पूछे कि निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे छोटा होता है, ठीक है, सबसे छोटा होता है मनुष्य का, और जो सबसे लंबा होता है वह गाय का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अमीबा, ठीक है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका हो जाएगा द्विखंडन। ठीक है, जो अमीबा में जनन होता है दोस्तों वह द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, परतन, कलम, प्रोपन इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? ये दोस्तों आपका कायिक प्रवर्धन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन का भाग है? ठीक है, इनमें से कौन है दोस्तों जो मादा जनन का अंग के भाग हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाशय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? ठीक है, कैंसर, टाइफाइड, गनोरिया, कोरोना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गनोरिया। ठीक है, जो गनोरिया है दोस्तों वह लैंगिक संचरण रोग है। अगला प्रश्न देखिए, 38वां नंबर, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? शुक्राशय में, शुक्रवाहिनी में, वृषण में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वृषण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 39वां नंबर, तापीय विद्युत संयंत्र में। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है,
तापीय विद्युत संयंत्र में दोस्तों उसमें ऊर्जा जो होती है वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला प्रश्न देखिए, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैव गैस को। ठीक है, जो गोबर गैस को दोस्तों जैव गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।